उपराष्ट्रपति का शपथ समारोह है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शपथ समारोह में शामिल होंगे, यानी कल सुबह जयपुर से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन में समारोह का आयोजन हुआ है और सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में तमाम बड़ी हस्तियां शामिल होने वाली हैं। तमाम वीवीआईपी मूवमेंट लगातार बना रहेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शपथ समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि सुबह जयपुर से उनकी दिल्ली के लिए रवानगी होगी। सीपी राधाकृष्णन कल 17वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। एनडीए की बड़ी जीत थी और अब कल शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शिरकत करने के लिए दिल्ली पहुंचने वाले हैं। सुबह जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो कल महत्वपूर्ण दिन है एनडीए के लिए। उपराष्ट्रपति का शपथ समारोह है, तमाम वीवीआईपीएस को बुलाया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा भी शपथ समारोह में शामिल होने के लिए कल सुबह जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। गणतंत्र मंडप राष्ट्रपति भवन में समारोह का आयोजन होगा। आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन जो कि तमिलनाडु से ताल्लुक है, उनका ओबीसी वर्ग से वो आते हैं और आरएसएस के कार्यकर्ता रहे। उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की है और अब कल वो 17वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। माना जिला अस्पताल में राजमेश और सेवारत चिकित्सकों के बीच विवाद अब गंभीर मोड़ पर पहुंच गया है। जिला अस्पताल से पदनामित 30 चिकित्सकों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर कॉलेज प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। गहराया मेडिकल कॉलेज विवाद, 30 सेवारत चिकित्सकों ने दिया इस्तीफा। कॉलेज की मान्यता पर संकट के बादल। 12 जिले के अस्पताल के ये वही 30 चिकित्सक हैं जिन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र के अलावा स्थायी नियुक्ति न मिलने से खफा होकर सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। आरोप है कि कॉलेज की मान्यता के लिए अस्पताल से चिकित्सकों को पदनामित किया गया था, लेकिन उन्हें स्थायी नियुक्ति नहीं दी गई। डॉक्टरों का कहना है कि आयुर्विज्ञान आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक चिकित्सकों को नियमानुसार प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के स्थायी पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। आज हम सभी डॉक्टर्स इसलिए आए हैं कि जो पदनामित हमारे को करके इन्होंने 2024 में मेडिकल कॉलेज 12 को मान्यता दिलाई थी, तो उस पे इन्होंने पदनामित लिखा, लेकिन हमारे को न तो कोई एक्सपीरियंस दे रहे हैं और जो टीयूक्यू 2025 जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार 10 साल जिसने सर्विस कर ली 220 बेड वाले हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल में, उसको एसोसिएट प्रोफेसर बनाया जाए और जिन्होंने 2 साल काम कर लिया असिस्टेंट में लिया जाए और जो भी काम कर रहे हैं उनको एक्सपीरियंस दिया जाए। लेकिन ये लोग न तो हमारे को एक्सपीरियंस दे रहे हैं और इन्होंने पदनामित केवल नाम लगाया है और हमारे से कहते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम इनको आज सामूहिक इस्तीफा देने आए हैं कि भाई हमारी वजह से मेडिकल कॉलेज को 12 को मान्यता मिली और हमारे को उस चीज़ का कोई फायदा ही नहीं है। तो हमने इसको इस्तीफा दे दिया है कि हम पदनामित नहीं रहना चाहते। हमारे को परमानेंट या तो एसोसिएट बनाया जाए या असिस्टेंट प्रोफेसर बना जाए। आरोप यह भी है कि राजमेश के जरिए नियुक्त किए गए डॉक्टरों को बिना क्लिनिकल अनुभव के विभागाध्यक्ष बना दिया गया। इतना ही नहीं, राजमेश के प्रोफेसर और अन्य पदों पर नियुक्त चिकित्सक जिला अस्पताल में ड्यूटी भी नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते मरीजों को भारी दिक्कतें हो रही है। बहरहाल मेडिकल कॉलेज में पदनामित सहायक प्रोफेसर चिकित्सकों के इस्तीफे देने से कॉलेज की मान्यता पर संकट के बादल जरूर मंडरा रहे हैं। 12 से न्यूज 18 राजस्थान के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिला प्रमुख पद के लिए आज हुए चुनाव में कांग्रेस के दुलाराम इंदलिया विजय घोषित हुए हैं। आज हुए चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी दुलाराम इंदलिया को 26 वोट मिले, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी निर्मला को महज 5 मतों पर संतोष करना पड़ा। कांग्रेस के दुलाराम इंदलिया को जिला प्रमुख पद पर निर्वाचित हो जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी के 26 जिला परिषद सदस्य हैं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के जितने भी एमएलए साहब हैं, एमपी साहब हैं, प्रभारी जी हैं, इन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं ये जो संविधान है ना, संविधान के लिए लड़ाई करेंगे। 16 साल से जिला परिषद के अंदर 344 ग्राम पंचायत है जिनमें एक भी ईंट मिल नहीं की है।
भाजपा में सिर्फ कुर्सी पे ही चिपकी बैठी है। तो मैं सभी ग्राम पंचायत में काम करूंगा, बिना भेदभाव के काम कराऊंगा। मेरा सबसे ज़्यादा लक्ष्य शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान रहेगा और मनरेगा 6-7 महीनों से बंद पड़ी है, उसको चालू करूंगा। रिश्वतखोरी के खिलाफ एसीबी ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है और इसी कड़ी में एक बार फिर एसीबी की टीम ने प्रदेश के 3 जिलों में रिश्वतखोरों को गिरफ्तार किया। पहली कार्रवाई धौलपुर में हुई, जहां पर एसीबी भरतपुर की टीम ने धौलपुर नगर परिषद कार्यालय में छापेमारी की और यहां 5 लोगों को ट्रैप किया, जिसमें नगर परिषद आयुक्त भी हैं। 3 लाख से ज्यादा की रिश्वत लेते हुए इन्हें ट्रैप किया गया है। दूसरी कार्रवाई भीलवाड़ा में हुई, जहां पर एसीबी की टीम ने श्रम विभाग में कार्रवाई को अंजाम दिया और 33,000 की रिश्वत देते हुए कर्मचारी को ट्रैप किया। साथ ही तीसरी तस्वीर आपको हम बीकानेर की दिखा रहे हैं, जहां पर गंगा शहर में तैनात एएसआई अरुण कुमार मिश्रा को 10,000 की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा गया। खबर बीकानेर से है, जहां पर महाजन फायरिंग रेंज में बीएसएफ डीजी युद्धाभ्यास देखने गए। महानिदेशक दलजीत सिंह ने आर्टिलरी के युद्धाभ्यास का जायजा लिया। महाजन रेंज में पिछले करीब 1 महीने से बीएसएफ की आर्टिलरी डिवीजन युद्धाभ्यास के जरिए अपनी ताकत को परखा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आर्टिलरी को भी सीमा पर तैनात किया गया था। महानिदेशक ने आर्टिलरी का कौशल भी देखा। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां पर इसरदा बांध पर कार्य कर रही कंपनी के एक ही मजदूर ने गलती से क्रैशर चला दिया, जिससे रामविलास निवासी इसरदा एक मजदूर क्रैशर के बीच में फंस गया और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। 23 घंटे तक कशमकश चलती रही, यानी कि प्रशासन से कई दौर की बातचीत हुई। आखिरकार आज समझौता हो पाया है। 15 लाख रुपए नकद देने पर परिजन राजी हुए हैं और परिजनों की तरफ से पहले ये मांग थी कि 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, जिस पर गतिरोध बरकरार रहा था। प्रेशर की सफाई के दौरान एक यहाँ का लड़का जो 35 साल का था, क्या नाम है? इसका नाम रामविलास था, निवासी प्रेशर की सफाई कर रहा था प्लांट की ऑपरेटर के निर्देश से। ऑपरेटर ने सफाई के दौरान मशीन को चालू कर दिया, उससे रामविलास उसमें फंस गया। 10-15 मिनट तक तड़फड़ाता रहा। उस बात में उसकी डेथ हो गई। उसका भाई पास में ही काम कर रहा था, वो दौड़ के आया। उन लोगों ने बचाने का प्रयास भी किया, लेकिन कंपनी का ऑपरेटर तब तक भाग चुका था। कंपनी का कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया। इसके अंदर रामविलास करके कार्यरत था और जो क्रेशर किसी गलती की वजह से क्रेशर चल गया। ये सफाई के लिए अंदर गया हुआ था और किसी ने चला दिया ही, और ये दुर्घटना हो चुकी थी और रामविलास की मृत्यु हो चुकी थी। प्रशासन से और डैम के कर्मचारियों से बातचीत चल रही थी, उच्च अधिकारियों से बातचीत चल रही थी, मगर 22 से 23 घंटे होने के बाद में भी इनकी सहमति न बन पा रही थी। खबर डॉक्टर्स के आंदोलन की। अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज में जुड़े डॉक्टर्स की ओर से जेएलएन अस्पताल परिसर में धरना दिया गया। डॉक्टर्स ने धरना देकर लेटरल एंट्री प्रक्रिया का विरोध किया और सरकार की नीतियों के प्रति आक्रोश जाहिर किया। धरने पर बैठे डॉक्टर्स। लेटरल एंट्री के खिलाफ डॉक्टरों का धरना। लेटरल एंट्री के खिलाफ विरोध। जेएलएन कॉलेज के डॉक्टर्स का आंदोलन। सरकार से आर पार की लड़ाई। अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों का गुस्सा दिखने लगा है। लेटरल एंट्री व्यवस्था के विरोध में आरएमटीसीए से जुड़े मेडिकल टीचर्स ने अस्पताल परिसर में धरना दिया। डॉक्टरों का आरोप है कि सरकार की लेटरल एंट्री नीति मेडिकल शिक्षा और शोध की गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाएगी और मेहनती फैकल्टी के साथ अन्याय होगा। डॉक्टर्स की मांग है कि लेटरल एंट्री की समाप्ति हो, भर्ती केवल प्रवेश स्तर पर की जाए, आरपीएससी को नियुक्ति एजेंसी बनाया जाए, डीएसीपी समय पर लागू हो, डेमोन्स्ट्रेटर को प्रमोशन मिले, नियुक्ति समायोजन समिति भंग हो। आज हम यहाँ राजस्थान मेडिकल कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन अजमेर की तरफ से धरने पर बैठे हैं और राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेजेस में
जो चिकित्सक शिक्षक हैं सभी जगह धरना प्रदर्शन इस प्रकार से चल रहा है। हमारी मांग है सबसे पहली कि जो लेटरल एंट्री सरकार करने की कोशिश कर रही है चिकित्सा शिक्षा के अंदर, उसको पूर्ण तरह से बंद किया जाए। ये बिल्कुल भी किसी भी तरह से न्याय संगत और उचित नहीं है। आगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो अभी जिस तरह से हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं उसी तरह से शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। डॉक्टर्स का कहना है कि बिना शिक्षण और शोध अनुभव के किसी डॉक्टर को सीधे उच्च पद पर नियुक्ति करना पूरी व्यवस्था के लिए घातक है। इससे न केवल फैकल्टी का मनोबल टूटेगा बल्कि पीजी ट्रेनिंग और शिक्षा की गुणवत्ता भी गिर जाएगी। एसोसिएशन का दावा है कि जिलों और सीएचसी से डॉक्टरों को हटाकर मेडिकल कॉलेजों में नियुक्ति करने से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा जाएंगी और नए डॉक्टरों के लिए अवसर खत्म होंगे। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित, मेडिकल टीचिंग की गुणवत्ता पर खतरा, युवा डॉक्टर्स के करियर पर असर। आंदोलन कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेश भर में आंदोलन शुरू करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। डॉक्टरों का साफ कहना है कि जब तक सरकार ठोस कदम नहीं उठाएगी तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। अब देखना यह है कि सरकार इस विरोध को कितनी गंभीरता से लेती है। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजधानी जयपुर पहुंचे और रेलवे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उनके दौरे का मुख्य फोकस था जयपुर के प्रमुख रेलवे स्टेशन और ट्रेन मेंटेनेंस सुविधाओं का उन्नयन। रेल मंत्री ने सबसे पहले खातीपुरा रेलवे स्टेशन पर जाकर वहां बन रहे ट्रेन मेंटेनेंस शेड का मॉडल देखा। इसके बाद उन्होंने जयपुर जंक्शन के पास कोच केयर कॉम्प्लेक्स में नया मेंटेनेंस शेड का उद्घाटन किया। यहाँ पर 4 टियर प्लेटफॉर्म और कोच के टॉयलेट ब्रेक वन के में किए गए सुधारों का निरीक्षण भी रेल मंत्री ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस भावना के साथ स्टेशन का नवनिर्माण का काम चालू किया था उसी तरीके से ये काम पूरा उभर के आ रहा है, तो बहुत खुशी की बात है। और अभी मैं स्टेशन का पूरा निरीक्षण कर रहा हूँ। जो मेन एंट्री है उस पे भी तेजी से काम चले, ऐसा मैंने जनरल मैनेजर साहब को बोला है। जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट हो और बहुत ही एक सुंदर वर्ल्ड क्लास स्टेशन अपना बन के निकले। साथ ही साथ साथियों, बहुत जल्दी जोधपुर से दिल्ली और बीकानेर से दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस भी चालू होगी। और जैसलमेर की जो बड़ी विरासत है, बहुत ही बड़ी एक हेरिटेज है, वहां के लिए भी एक दिल्ली से ओवरनाइट एक्सप्रेस चालू करेंगे जैसलमेर के लिए। और जयपुर से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। शिक्षा विभाग से जुड़ी अहम खबर। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूलों में अब हिंदी मीडियम में भी पढ़ाई करवाई जाएगी। इस शैक्षणिक सत्र यानी कि 2025-26 से 27 जिलों के 98 स्कूलों में हिंदी मीडियम की पढ़ाई शुरू की जाएगी। पहले चरण में प्रदेश के 98 स्कूलों में ये सुविधा उपलब्ध होगी। इन जगहों पर उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी मीडियम स्कूल संचालित नहीं है। इनमें हिंदी मीडियम की क्लासेस का संचालन होगा। पाली में सैलाब के सितम से कलाली से भाखरी वाला जाने वाले मुख्य सड़क से नदी में बह जाने से ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। ऐसे में हाल ही में एक बीमार महिला को अस्पताल ले जा रहा ट्रैक्टर नदी के बीचों बीच फंस गया। इसे देखकर चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बेबस लाचार मंजर खौफनाक, सड़कों पर भरा दरिया जैसा पानी, सैलाब में फंसी जिंदगी, अटकी रही सांसें। बाढ़ बारिश के आगे जिंदगी लाचार बेबस नजर आ रही है। रास्ते बह गए हैं, तमाम परेशानियों के बावजूद जिंदगी रुकी नहीं है। लोगों को जरूरी काम के लिए घरों से निकलना ही पड़ रहा है। उन रास्तों से जाना पड़ रहा है जहां जाने से जान को खतरा है। ऐसी तस्वीरें पाली से सामने आई है जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा, सांसें अटकी रह जाएंगी।
दरअसल पाली में कलाली गांव से भांकरी गांव जाने वाली सड़क पानी के बहाव में बह गई है। सड़क पर करीब 5 फीट गहरी और 50 मीटर लंबी गहरी खाई बन गई है, जबकि बाढ़ ग्रस्त इलाकों में बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में जब इलाके की एक महिला बीमार हुई तो परिजन अस्पताल ले जाने के लिए उसे ट्रैक्टर पर लेकर इस जोखिम भरे रास्ते से निकल पड़े, लेकिन बहाव के बीचों बीच ट्रैक्टर फंस गया। हालांकि ट्रैक्टर चालक ने हिम्मत दिखाई और किनारे तक पहुंच गया, जहां एक बार फिर ट्रैक्टर फंस गया तो उसने बीमार महिला और उसके साथ ट्रैक्टर पर बैठे लोगों को नीचे उतार दिया। इस दौरान ट्रैक्टर पलटते पलटते बचा। इलाके के लोगों का कहना है कि इस सड़क के बह जाने से कलाली से भांकरी वाला, चामुंडा नगर, जम्बेश्वर नगर, अरटिया, छीतड़ा, मंडली, दरियान, दूधिया, डाबर और बगडिया जैसे कई गांवों का संपर्क कट गया है। इसका सबसे बुरा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। कई स्कूलों के बच्चे नदी पार नहीं कर पा रहे। इसके अलावा मरीजों को अस्पताल पहुंचना और किसानों का खेतों तक जाना भी मुश्किल हो गया है। सड़क के लिए पीडब्ल्यूडी से लेकर ग्राम पंचायत और उच्च अधिकारियों तक कई बार मदद की गुहार भी लगाई जा चुकी है। हालांकि अभी तक इस समस्या को कोई समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में लोग सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पाली से श्यामलाल चौधरी की रिपोर्ट। अरे लुगान उतार दो, लुगान पर